जब वह अपने क्लासरूम में इंटर होती है तो सबकी नजरें उस पर आ जाती है। सब उसे देखकर बातें करने लगते हैं। उनकी बातों की वजह से क्लास में बहुत आवाज हो रही थी। वही सिया जब सामने देखती है तो वहां पर 4 लड़कियां खड़ी थी जो सिया को बहुत गंदी तरीके से घूर रही थी। उनका चेहरा देखते ही जिया को याद आता है कि यह चारों रागिनी की चमचिया है और इन्होंने पिछले जन्म में रागिनी के कहने पर उसको बहुत बुली किया था। साथ ही उसके बारे में कई गलत गलत अफवाह पूरे कॉलेज में फैला दी थी, जैसे कि वह प्राय परिवार की गोद ली हुई बेटी है, रागिनी की चीजें हड़पना चाहती है, रागिनी को परेशान करती है, रागिनी से सब कुछ छीना चाहती है। साथ ही साथ वह एक कैरेक्टरलेस लड़की है। उसका एक शुगर डैडी है जो बहुत अमीर होने के साथ साथ बुढ़ा भी है। अर्शिया उसके साथ सोती है। ऐसी कई घटिया अफवाह इन्हीं लड़कियों ने पूरी कॉलेज में रागिनी के कहने पर फैलाई थी और रागिनी इन सब के बदले उन्हें हमेशा कुछ न कुछ महंगी चीजें गिफ्ट के तौर पर देती थी। इन सभी अफवाह के कारण उसे हमेशा बेइज्जत किया गया और दूसरी तरफ पूरा कॉलेज रागिनी की तरफ हो। क्या सभी को रागिनी पर दया आने लगी कि कैसे एक गोद ली हुई बेटी घर की असली बेटी को परेशान कर रही है, और सभी ने इसके वजह से जब भी उन्हें सिया देखती सिया को ताने मारना, उसकी चीजें खराब करना, उसके ऊपर कचरा डालना, ऐसी सभी चीजें करना शुरू कर दी थी। और इस वजह से सिया की स्टडी पर बहुत असर पड़ा। वह हमेशा बहुत कम मार्क्स लाती थी या कभी कभी तो सब्जेक्ट में फेल भी हो जाती थी, और जब इस बारे में सबको पता चलता था तो उसका और मजाक उड़ाया जाता था। राव परिवार में कभी इन चीजों पर कभी विश्वास ही नहीं किया था, या यूं कहें पता लगाने की कोशिश ही नहीं की थी। हाँ, लेकिन जब भी उन्हें ये पता चलता कि सिया की वजह से रागिनी को स्कूल में परेशानी हो रही है, तब तक सब उसे सुनाने में लग जाते थे। और सिया को जहाँ तक याद था आगे क्या होने वाला था उसे बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए उसने भी यह ड्रामा एंजॉय करने का सोचा और शांति के साथ क्लासरूम में आए और अपनी जगह पर बैठने के लिए उस ओर चली गई। जब वह अपनी सीट पर बैठने जा ही रही थी कि उन 4 लड़कियों में से एक ने उसे आकर रोक दिया और उसके सामने खड़ी हो गई। उसका नाम किंजल था और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, तो तुम हो वह नई लड़की? सिया कुछ नहीं कहती। फिर वह लड़की अपना मोबाइल निकालती है और उसमें फोटो देखकर सिया की फोटो देखते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब समझ में आया, तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े, बैग, फोन कहाँ से आया। इस वक्त कॉलेज के ग्रुप पर किसी ने सिया की फोटोज अपलोड की हुई थी जिसमें वह किसी बूढ़े आदमी के साथ बैठी हुई थी और वह दोनों बहुत क्लोज थे और वह आदमी या की बॉडी पर अपने हाथ फेर रहा था। ये देखकर सभी स्टूडेंट जो कल तक सिया को एक नई स्टूडेंट, सुंदर लड़की, एक अमीर परिवार की लड़की समझते थे, आज वह लोग उसे एक घटिया और पैसों के लिए कुछ भी करने वाली लड़की समझ रहे थे। ये देखकर किंजल और थोड़ा घमंड के साथ कहते हैं, अपना फोन किया की और घुमाते हुए उसे फोटो दिखाते हुए कहते, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? अरे तुम्हारा नाम क्या था? प्या, म्या, अरे हाँ सिया। इतना सब कुछ बोलकर और फोटो दिखाकर वह सिया के चेहरे को देखने लगी, पर जब उसने सिया का चेहरा देखा तो पता नहीं क्यों पर उसे अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ, क्योंकि सामने सिया अपनी खतरनाक आंखें और बिना इमोशंस वाले ठंडे चेहरे के साथ वही खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतने भी चेंजर्स नहीं आए जब उसने उस लड़की की बातें सुनी और फोटो देखा। वह बस इतनी खतरनाक नजरों से उस लड़की को देख रही थी। पर फिर वह लड़की ने सोचा कि आखिर जिया की क्या ही औकात उसके सामने, क्योंकि किसी को सिया का बैकग्राउंड या सरनेम नहीं पता था, इसीलिए सब लोगों ने उसे एक नॉर्मल लड़की समझ लिया था। इस वजह से वह चारों उसे बुली कर रहे थे। सिया को अपनी और बुर्दा देखकर वह लड़की कहते हैं, ये आंखें किसे दिखा रही हो? मैंने जो कहा क्या झूठ कहा? पूरे क्लास को देखते हुए तुम हो ही कैरेक्टरलेस, तो इसमें मैं इतना ही बोल पाई थी कि एकदम की आवाज के साथ वह जमीन पर इतनी जोर से गिरती है, उसका जमीन से गिर जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। शायद उसकी जबान दांतों के बीच में आ गई थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को उसको बचाने की छोड़ो रिएक्शन देने का भी समय नहीं मिला। लेकिन जब सबने सामने देखा तो सिया अभी वही खड़ी थी। सिया ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस एक जोरदार लात उसके घुटनों पर दे मारी थी।
वहां पर खड़े किसी को भी यह नहीं लगा था कि सिया कुछ ऐसा करेगी। उन्हें तो लगा था इतना सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद और सबकी नजरें अपने ऊपर इस तरह फेल होने के बाद सिया रोते हुए वहां से चली जाएगी या फिर उन लड़कियों के साथ झगड़ा करके ये सब झूठा है ये प्रूफ करने के लिए वहां पर सबसे बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ हमारी मैडम ने एक तीसरा रास्ता ही बना दिया। किंजल की ऐसी हालत देखकर उसके साथ आई दूसरी 3 लड़कियां रिया, टीना और प्रिया तीनों शॉक हो जाते हैं और गुस्से में आकर श्रेया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्लासरूम का दरवाजा फिर एक बार खुलता है और प्रिंस अंदर आता है और सामने हो रहे तमाशे को देखता है, क्योंकि उसने भी कॉलेज ग्रुप पर वह सभी फोटोज और कमेंट्स देखे थे, इसलिए वह पता नहीं क्यों आज हड़बड़ी में कॉलेज आ गया था। लेकिन जब वह सामने आता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने सिया खड़ी थी और उसके ऊपर 3 लड़कियां एक साथ अटैक कर रही थी। ये देखकर वह उसे बचाने के लिए आगे जा ही रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज पूरे क्लासरूम में गूंजी। सिया ने उनके अटैक करते ही अपने डिफेंस में उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रिया का हाथ पकड़ा जो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे आ रहा था। उसके बाद पूरी ताकत के साथ एक कस के थप्पड़ उसके गाल पर रस्सी दिया। उसके बाद रिया वही एक कोने में जमीन के बल गिर गई। फिर टीना जो उसके पीछे ही खड़ी थी वह बेचारी कुछ करती उससे पहले ही सिया उससे भी अच्छा खासा एक थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद प्रिया की बारी थी, उसे भी प्रसाद मिलना था क्योंकि देवी के दर्शन के लिए आई थी और हमारी देवी बड़े दिल वाली थी, सबको बराबर प्रसाद बैठती थी, इसलिए उसे भी 2 रख कर दे दिए। पूरी क्लास में सन्नाटा था, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक आवाज अपने मुंह से निकाल। हिम्मत कहने की जगह मैं कहूंगी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि यह सब हुआ ही इतनी जल्दी था। क्यों कोई कुछ रिजेक्ट करता है बोलता। उन तीनों लड़कियों के चेहरे देखने लायक हो गए थे। किंजल के होंठ और नाक सोचकर पकोड़े जितने बड़े हो गए थे और वह तीनों लड़कियों के एक एक गाल ऐसे सूज गए थे जैसे मुंह में कुछ रखा हो। साथियों, उनके गालों पर सिया के नाचू मुलायम प्यारी छोटी छोटी उंगलियों के प्यारे प्यारे निशान अच्छे से छप गए थे। सबके रिएक्शन को इग्नोर कर सब पर अपनी एक नजर डालती है, उसके बाद अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपना मोबाइल ओपन करके किसी को कुछ मैसेज करती है और शांति से बैठ जाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली थी, इसीलिए हमेशा की तरह टीचर क्लासरूम में आए, पर हर बार की तरह इस बार माहौल बहुत अलग था। जहां बच्चे हमेशा बात करते शोर करते थे, आज पूरी क्लास एकदम शांति और सामने की तरफ थोड़ी भीड़ खड़ी थी। ये देखकर टीचर को लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह तुरंत आ गया और उन तीनों लड़कियों का चेहरा देखकर तो उनका चेहरा भी बाकी स्टूडेंट जैसे हो गया। जल्दी ही वह होश में आए और उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने उन चारों से पूछा कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। तब लड़कियों ने नमक मिर्च लगाकर टीचर को सिया की शिकायत की। उंगलियां उसकी ओर दिखा दिखाकर उसके बारे में कुछ भी बोल रही थी। टीचर की नजर जब सिया पर गई तो सिया अभी एकदम चिल्ड होकर अपनी जगह पर बैठी हुई थी और इमोशनल लेस आंखों से उन्हें देख रहे थे। ये देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सिया के चेहरे पर ना ही गिर था ना ही उन्हें उनसे कुछ एक्सप्लेन किया था। ये बात टीचर को थोड़ा खटके, इसलिए उसने गुस्से में सिया को डांटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उन्होंने सिया की आंखें देखी तो उनको कुछ बोले ही नहीं जमा, इसलिए कुछ सोचकर वह कहती है, मिर्चिया, आज आपका इस यूनिवर्सिटी में दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन आपने यहाँ मारपीट शुरू कर दी। मुझे लगता है आप प्रिंसिपल सर को उनके द्वारा लिए गए डिसीजन को रिग्रेट करने के लिए ये सब कर रही हैं। इस पर भी श्रेया कोई रिएक्शन नहीं रहती, बस शांति से बैठी रहती है। ये देखकर टीचर का टेम्परेचर बढ़ता है, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वह कहती है, अभी के अभी मेरे साथ प्रिंसिपल के केबिन में चलो। अरुण चारों लड़कियों को देखकर, पहले तुम जाकर ट्रीटमेंट लो और तुम भी मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। ये कहकर वह धन धन आते हुए क्लासरूम के बाहर चली जाती है। सभी क्लासरूम के स्टूडेंट अब सिया को देख रहे थे। उन्हें लगा था इस बात तो सिया डर है कि उसके चेहरे पर डर साहब दिखेगा, लेकिन उनके अरमानों पर फिर से पानी पड़ गया। सिया शांति से अपने जगह से खड़ी हुई और क्लासरूम के बाहर जाने लगी, तभी प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया।
सिया पीछे मुड़कर कभी अपने हाथ को तो कभी प्रिंस को देखती। ये देखकर प्रिंस उसका हाथ छोड़ता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे मदद मांगनी होगी। उसकी बात सुनकर सिया उससे फिर से ऐसे देखती है जैसे किसी जोकर को देख रही हो और एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर कहती है, सिया को किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये बोलकर लो क्लासरूम के बाहर चली जाती है। वही प्रिंस कभी दरवाजे को तो कभी अपने हाथ को देख रहा था, फिर कुछ सोचकर वह भी क्लासरूम से बाहर चला जाता है। भाई फिर से पूरा क्लासरूम सुनना रह जाता है, क्योंकि जो प्रिंस कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी से दोस्ती नहीं करता था, यहाँ तक कि किसी टीचर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे कुछ बोले, आज वह सामने से किसी लड़की को मदद के लिए गया और उस लड़की ने उसके मुंह पर ही मदद के लिए मना कर दिया। वही प्रिंसिपल के ऑफिस में इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वह आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से पियून अंदर आता है और कहता है, सर जरूरी बात आपको बतानी है। उसके अंदर आते ही प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बोलता है, सर फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने आपस में झगड़ा कर लिया है और इस दौरान मिस सिया जो नई स्टूडेंट है उन्होंने 4 लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। इसीलिए क्लास टीचर इस मामले को सुलझाने के लिए उन सबको यहाँ पर लेकर आई है। ये देखकर और सुन सब मामला क्या है, प्रिंसिपल सामने बैठे सभी से बड़े विनम्रता से कहता है, सॉरी जेंटलमैन पर मुझे जाना होगा, वैसे भी हमारी मीटिंग हो गई है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। उसकी बात कर सामने बैठे सभी उन्हें हाँ बोल देते हैं। ये सभी कॉलेज के कुछ शेयर होल्डर, ट्रस्टी और इन्वेस्टर्स थे जो वहाँ पर किस चीज के बारे में बातें कर रहे थे, पर मामला सुनने के बाद वह प्रिंसिपल को उसे समझाने के लिए कह देते हैं और चले जाते, पर उनमें से एक शख्स नहीं जाता और वहीं बैठा रहता है। प्रिंसिपल उन्हें दादा कुछ नहीं कहता तो वह शख्स उन्हें जाकर मामले को सुलझाने के लिए कहता है, तो प्रिंसिपल उठकर वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है। दरअसल प्रिंसिपल ऑफिस के 2 पार्ट थे, जो उनमें से एक प्रिंसिपल का केबिन और दूसरा मीटिंग हॉल था, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसीलिए प्रिंसिपल मीटिंग हॉल छोड़कर अपने केबिन में आता है जहां टीचर और वह 5 स्टूडेंट खड़े थे। प्रिंसिपल आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और टीचर को सारा मामला बताने के लिए बोलते हैं। टीचर गुस्से में सिया की कंप्लेंट करते हुए और चारों लड़कियों के चेहरे पर लगी चोट और उंगलियों के निशान दिखाते हुए या को भला बुरा बता रही थी। यह जाने क्या हुआ है, उन्होंने सीधा सारा इल्जाम सिया पर लगा दिया था। इन सब से सिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी भी बिल्कुल शांत और बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां पर खड़ी थी। जब प्रिंसिपल ने सिया का ऐसा अवतार देखा तो उसे एक पल के लिए मानव की याद आ गई, पर उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और सिया को देखते हुए बोलते हैं, मिस सिया आप अपनी सफाई में कुछ बताना चाहेंगे। उनकी बात सुनकर यह एक नजर उन चारों लोगों और टीचर को देखती है और फिर बड़े ही शांति से उन्हें सभी चीजें शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से बताती है और उसके बाद शांत हो जाती। पूरी बात जाने के बाद टीचर सिया पर भटकते हुए कहती है, तुम जैसी स्टूडेंट हमारे स्कूल का नाम खराब कर रही है। अगर तुम्हें इन सब से प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम्हें टीचर के पास आना चाहिए था, ना कि मारपीट करनी चाहिए थी। देखो तुम्हारी वजह से इन विचारों का चेहरा क्या से क्या हो गया है। अगर इनमें से किसी के भी पेरेंट्स है कंप्लेंट कर ली तो तुम्हें पता है इन सब का क्या इफेक्ट होगा स्कूल पर और स्कूल के रेपुटेशन पर। सिया उनकी हार देखती है और ठंडे लहजे में कहती है, आपको स्कूल के रेपुटेशन की और उनके चेहरे की इतनी फिक्र है, लेकिन इनकी वजह से स्कूल में फैल रही अफवाहों की वजह से मेरा जो रेपुटेशन बर्बाद हुआ उसका क्या, मेरा कैरेक्टर हरेसमेंट हुआ उसका क्या। ये सब वह थी जिन्होंने पहले मुझ पर हमला किया था। मैंने इन्हें पहले जाकर नहीं मारा था, जब उन्होंने मुझ पर अटैक किया तब मैंने अपने डिफेंस में इन्हें मारा है। तो आप सभी गलतियों का इल्जाम सिर्फ मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? और पहली बात, अब इस शब्द में बोल ही क्यों रही है जब आपको खुद को पूरा मामला अच्छे से पता ही नहीं है? तो आप किस हक से बीच में बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट है?
स्पेशल स्टूडेंट सुनकर टीचर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि सिया को पता था ये टीचर कोई अच्छे दिल वाले टीचर नहीं थी। यह हमेशा अमीर घर के बच्चों को पसंद करती थी और उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी, जैसे बिना कुछ करे उनको अच्छे ग्रेड्स और मार देना, उनके द्वारा की गई सभी बुरी चीजों को छुपाना। अगर वह किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत कर दे तो टीचर उल्टा दूसरे स्टूडेंट को डांट कर शांत कर देती और इन सब के लिए आमिर बच्चों के परिवार उन्हें हमेशा कुछ न कुछ देते रहते थे। इसलिए टीचर इन सब की इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह आदत से मजबूर आज भी बिल्कुल वैसा ही कर रही। उसकी बातें सुनकर टीचर का दिमाग गर्म हो जाता है और वह लगभग सिया पर चिल्लाते हुए कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे जवाब देने की? आखिर समझती क्या हो तुम एक अनाथ आश्रम से इतने बड़े स्कूल आई हूँ, वह भी अचानक से। पता नहीं क्यों तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिया गया। फिर कुछ सोचकर वह, अच्छा अभी मैं समझी, तुम वह सब इसलिए करती हो ताकि तुम यह इतने लग्जरियस लाइफ जी सको, वरना जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप नहीं है। टीचर ने इतना ही कहा था कि एक धड़ाम की आवाज के साथ मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। उसे देखकर वहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि सिया भी। के साथ खुलता है और एक आदमी जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था वह बाहर आता है। इस वक्त वह बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखकर प्रिंसिपल अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था, सबकी नजर उस लड़के पर रुक गई थी। वह लड़का अंदर आकर प्रिंसिपल के टेबल के पास आकर खड़ा होता है और सबको अपनी गहरी नजरों से देखने लगता है। उसे देखकर प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़ा होता है और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मिस्टर अधिक आप यहाँ, मुझे बस कुछ समय दीजिए, मैं अभी इस मामले को निपटा लेता हूँ। ये कहकर वह कुछ बोलने के लिए इरादे से स्टूडेंट्स की ओर देखता है। अधिक उन्हें हाथ दिखाकर रोक लेता है और उस टीचर की ओर देखता है और शांत मगर गुस्सैल आवाज में कहता है, मुझे लगा था ये यूनिवर्सिटी यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और यहाँ की टीचर भी बेस्ट है, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। वही बातें उस टीचर की ओर देखकर बोल रहा था जो कुछ समय पहले सिया को न जाने क्या क्या बोल रही थी। अधिक की बातें सुनकर उस टीचर की तो हवाएं उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाकर उसने जल्द ही खुद को संभाला और फिर बड़े ही बेशर्मी के साथ सिया की ओर देखते हुए अधिक से जाती है, मिस्टर अधिक, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है और मैंने इस लड़की के साथ ऐसी बात इसलिए की क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी की थी। इसका यहाँ आज दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन इसने यहाँ पर मारपीट करना शुरू कर दी और जब मैंने इसके पीछे का रीजन पूछा तो इसने मुझे भी उल्टा जवाब दिया, मेरी बेइज्जती की, इसलिए मैंने इस तरह से बात की, वरना आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं कभी भी किसी के साथ इस तरह बात नहीं करती। उसकी बात सुनकर अधिक सार्कास्टिकली मुस्कुराता है और कहता है, वह स्टूडेंट है पर आप तो टीचर हैं ना, और चाहे आप जितने भी गुस्से में क्यों ना, हम आपको कभी भी अपने स्टूडेंट की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आखिर आप जानती कितना है उसके बारे में और आपने इस मामले को उसके परिवार के साथ कैसे जोड़ लिया। जोड़ा तो जोड़ा, लेकिन ऐसी घटिया बातें एक टीचर के मुंह से अच्छी नहीं लगती। प्रिंसिपल बहुत सारा दिमाग वाला था, उसने सारा मामला समझा और फिर अधिक की ओर देखते हुए कहता है, मैं समझ रहा हूँ मिस्टर अधिक आप क्या कह रहे हैं और मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ और इसके लिए हमें मिस वर्मा को डांट नहीं वाला था, पर आप आ गए। फिर वह सिया की ओर देखते हैं और कहते हैं, मिस किया आप हमें पूरा मामला अच्छे से बताएंगे, आखिर यह बात शुरू कहाँ से हुई थी। जिस पर सिया अधिक को बस एक नजर देखती है और प्रिंसिपल की ओर देखकर कहती है, सर मैंने जो पहले कहा वही बात है, मैं जब कॉलेज आई तब किसी ने मेरी फोटोज को गलत तरीके से एडिट करके कॉलेज के ग्रुप पर डाल दिया, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स का मेरे लिए नजरिया बदल गया। पर जब मैं अपने क्लास में गई तब इन 4 लड़कियों ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने बस सेल्फ डिफेंस में इन्हें मारा है। पूरा मामला समझने के बाद प्रिंसिपल उस ग्रुप को ओपन करता है और वहां पर हो रहे शायद कमेंट्स और फोटोज को देखता है। उसे अब अंदर ही अंदर डर लगने लगा था, वह अंदर से कांप रहा था, रो रहा था, अपना सर दीवार पर मार रहा था। आखिर क्यों उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अब बस अपना बुरा समय दिख रहा था जो जल्दी उसे मिलने आने वाला था।
वही उसकी बात सुनने के बाद और प्रिंसिपल के बगल में खड़े होने की वजह से अधिक ने सारे फोटोज और कमेंट देख लिए थे और सिया के लिए ऐसी घटिया बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये सब किसने मेरी बहन के साथ यह सब करने की कोशिश की? किसकी हिम्मत हुई सिया के बारे में ऐसी अफवाह फैलाने की? वही अधिक की बात सुनकर वह चारों लड़कियां, टीचर और प्रिंसिपल सदमे में चले गए। आखिर अधिक सिया को कैसे जानता है और उसकी ऐसी बात करने का क्या मतलब था? पर अभी अभी अधिक ने सिया को बहन कहा था, पर रिकॉर्ड्स के और रजिस्टर्स के मुताबिक या तो एक अनाथ थे। ये सुनकर टीचर कहती है, मिस्टर अधिक यह आप क्या कह रहे हैं? ये लड़की आपकी बहन कैसे? मुझे लगता है कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अधिक कुछ कहता या एक्सप्लेन करता, सिया बीच में ही कहते हैं, मुझे भी यही लगता है मिस्टर अधिक को कुछ गलतफहमी हुई है। फिर वो प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहते हैं, आप इस मैटर को कैसे हैंडल करने वाले हैं? या की बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, हम जल्द से जल्द इसके पीछे जो भी है उसे ढूंढ लेंगे और उसे जरूर पनिश करेंगे, मैं आप चिंता मत कीजिए। सिया रुकती है और टीचर और 4 स्टूडेंट की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, और इन सब का क्या? ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है, मतलब? तोशी आप अपनी ठंडे आवाज में कहती है, मतलब ये कि इन चारों ने मुझे मारने की करने की कोशिश की और इस टीचर ने बिना मेरी बात जाने मुझे बिना कुछ पूछे सारा इल्जाम मुझ पर लगाया और मेरी इतनी इंसल्ट की। आपको क्या लगता है मैं यूं ही से जाने दूंगी? तभी टीना, जो कब से ये सब देख रही थी, वह सिया पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम होती कौन हो हमें सजा दिलाने वाली? और जो सच है वह सच है, ये सब झूठे बहाने बनाना बंद करो। आखिर तुम जैसी अनाथ लड़की के पास आखिरकार इतनी महंगी गाड़ी, कपड़े कहाँ से आ सकते हो? ना हो ये सब चीजें सच होंगे, इसीलिए तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से। उसकी बात सुनकर सिया एक हाथ से अपना कान से लाने लगती है और आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। एक झटके से फिर आंख खुलती है और उस लड़की को बिना किसी परवाह किए एक खींचकर वापस तमाचा जड़ देती है। तमाचा इस बार इतना ज्यादा ताकत के साथ था कि वह सीधा प्रिंसिपल के टेबल पर जाकर गिर गई और टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। इस वजह से सभी चौंक गए। फिर सबका ध्यान उस लड़के के चेहरे पर क्या, जिसके दोनों तरफ के गाल सूजा हुए थे और उस पर उंगलियों के नीले काले निशान भी देखे जा सकते थे। फिर वो प्रिंसिपल की तरफ देखकर अपने ठंडी आवाज में कहती है, मैंने सुना था ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, यहाँ स्टूडेंट को बहुत अच्छे से हर एक चीज सिखाई जाती है, चाहे वह पढ़ाई हो चाहे वह जिंदगी के बारे में हो, हर एक चीज सिखाई जाती है। क्या ये सिखाया जाता है आपके यूनिवर्सिटी में? और फिर उन लड़कियों को देखकर अपनी ठंडी आवाज में पूछ लिया, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मैं बस एक बार पूछ लूंगा, अगर सीधे से जवाब दिया तो ठीक है, वरना। उसकी बात सुनकर उन तीनों में से एक लड़की भड़क जाती है। रियासिया पर भड़कते हुए कहती है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम खुलेआम हमको पीट रही हो। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुमने प्रिंसिपल के सामने मेरी दोस्त को मारा और अब उन्हीं के सामने धमकी दे रही है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पापा इस शहर के मेयर हैं और अब मैं देखती हूँ कि तुम इस कॉलेज में कैसे रहती हो। सही कहा था रागिनी ने, तुम एक घटिया कैरेक्टरलेस बदतमीज लड़की हो जिसे बस दूसरों के पावर के दम पर उछलना आता है। जब तुम्हें धक्के मारकर इस कॉलेज से निकाला जाएगा ना, तब मुझे तुम्हारी यह सूरत देखने में बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल तो रोने की कगार पर आ गया था। उस लड़की की धमकी सुनकर अब उस प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वही उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी एकदम चुप थे। टीवी से उसकी ओर देखकर कह दिया है, रागिनी कौन? रागिनी? मैं किसी रागिनी को नहीं जानती, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? गुस्सा। उसके बाद वह प्रिंसिपल की ओर देखती है और कहती है, मैंने कल ही इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, वह भी पूरे एग्जाम देखकर उनमें टॉपर मार्क्स लाकर। इतना सब कुछ होने के बाद ना ही मेरी यहाँ किसी से जान पहचान है, ना ही दोस्ती है, ना ही दुश्मनी, फिर मेरे यहाँ आने के सिर्फ दूसरे दिन बाद इतना सब कुछ कैसे? प्रिंसिपल सर। और दूसरी बात, उस टीचर की ओर उंगली पॉइंट करते हुए, इन्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता? इनके पास मेरी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे?
जहाँ तक मुझे याद है जब मैं यहाँ एडमिशन ले रहे थे तब आपको साफ शब्दों में बताया गया था कि मेरी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाएगी, ये सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी। फिर इन मोहतरमा को मेरी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इसका क्या जवाब है आपके पास? इतना बोलने के बाद सिया वहां पर रखी एक कुर्सी खींची है और उस पर बैठ जाती है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हैं और पूरी खतरनाक नजरों से वहां पर खड़े सभी को घूरने लगते हैं। भाई, उसके सवाल सुनकर प्रिंसिपल की हवा टाइट हो गई थी और सिया के सवालों ने उसके दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिया ने जो कहा था बिल्कुल सच था और उसने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था। फिर इस टीचर को कैसे पता चला कि सिया एक अनाथ आश्रम से यहाँ आई है? प्रिंसिपल उस टीचर की ओर देखता है जो सिया के सवालों से पहले ही शॉक में थी और डर के मारे कांप रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वह बहुत गुस्से में उस टीचर की ओर देखते हैं और कहते हैं, टीचर वर्मा, आपके पास इन सब का क्या जवाब है? क्योंकि जैसा कि मिश्रा ने कहा था, ये बिल्कुल सही है कि हमने इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टाफ को नहीं दी थी, तो आपको इस बारे में कैसे पता चला? प्रिंसिपल का सवाल सुनकर टीचर वह में करने लग गई थी। प्रिंसिपल का पारा हाई हो गया था, क्योंकि एक तरफ उनके एक स्टाफ मेंबर की वजह से बात उनके जॉब और पूरे यूनिवर्सिटी तक आ गई थी, क्योंकि मानव बजाज क्या चीज है उन्हें अच्छे से पता था। एक गलती और पूरी यूनिवर्सिटी एक कबाड़ बनने में देर नहीं लगेगी। वही प्रिंसिपल उन चारों लड़कियों को देखते हुए कहते हैं, और तुम्हें भी कैसे पता है इस बारे में? सिया कल ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है इनसे आपकी कोई बात भी नहीं हुई, क्योंकि आपकी क्लास और इनकी क्लास अलग है। फिर आप सभी को इस बारे में कैसे पता? अब उन चारों लड़कियां जो पहले एक अबला नारी टाइप्स बेचारी बनकर खड़ी हुई थी, अब उनका डर के मारे इतनी हालत खराब थी कि फुल असेंबली के रूम में भी उन्हें पसीने आने शुरू हो गए थे। वह यहाँ वहाँ देख रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वही दूर खड़ा अधिक जो सिया के ऐसे रूखे बर्ताव से थोड़ा सा उदास था, पर उसे अब आदत हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे कर्मा कहते हैं। जो हम करते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ अभी वही हो रहा है जैसे वह पहले सिया के साथ करते थे। अब सिया बिल्कुल उसी तरह उन्हें ट्रीट कर रही है, पर अब उसे समझ में आ रहा है कि जब कोई अपने साथ इस तरह का बिहेव करे तो कैसा लगता है, उसे अपना मानने से इनकार करे तो कैसा लगता है, चार लोगों के बीच उसे पहचानने से मना करता है तब कैसा लगता है, अपना होकर पराये जैसे बर्ताव करे तो कैसा लगता है, उसे आज सिया को कैसा महसूस होता हुआ होगा। ये सभी चीजें अच्छे से समझ और फील हो रही थी। साथ ही उसने वहां पर हो रहे सभी चीजों पर से अपना ध्यान नहीं हटाया था, यहाँ तक कि उसके दिमाग में वह लाइन भी पकड़े हुए थे जब उनमें से एक लड़की ने रागिनी का नाम लिया था, और उसके बाद सिया ने जो सवाल उठाए थे और प्रिंसिपल ने जो बोला था, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि कोई जानबूझकर यह कर रहा है, पर कौन? तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर मास्क और सर पर क्या थी, इस वजह से वह लड़का है या लड़की यह जानना भी मुश्किल था। उसके बाद वह अंदर आती है और अपना हाथ में पकड़ा हुआ लैपटॉप सिया की ओर बढ़ा देती है और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसे देकर साइड में खड़ी हो जाती। उस लैपटॉप को देखकर सिया उसमें दिख रही इंफॉर्मेशन देखती है तो उसके चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वह प्रिंसिपल की ओर देखती है और फिर उन चार लड़कियों की, फिर उस टीचर की ओर। फिर वह प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल सर, अगर कोई आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की रेपुटेशन खराब करना चाहे, इसके वजह से उस स्टूडेंट को मेंटली प्रॉब्लम हो, साथ ही उसे टीचर की वजह से बेवजह इंसल्ट किया जाए, वह भी बिना गलती है, तो इन सब के लिए यहाँ पर क्या पनिशमेंट है? ये सुनकर टीचर हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, और मैंने कब तुम्हारे साथ बुरा किया या तुम्हारी इंसल्ट की? तुम कुछ भी बोलो मत, मैंने कब किसके साथ बुरा किया? सारा यूनिवर्सिटी जानता है कि मैं कैसी हूँ। फिर वह स्टूडेंट्स जो कब से वहां पर घबराए हुए खड़े थे, पनिशमेंट की बात सुनकर तो उनकी सिटी भी गुल हो गई थी, सिवाय एक लड़की को छोड़कर जो शायद उस शहर के मेयर की बेटी थी।
वह लड़कियां कहती है तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, इनमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने जो देखा पढ़ा हमने बस उस बारे में ही बात की और वही हमने तुमसे पूछा, इसमें गलत क्या है, हमने बस जो देखा उसके बारे में हम तुमसे पूछा था ना, फिर पनिशमेंट कैसे दे सकती हो तुम हमें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। सारी लड़कियां ऐसे ही बातें कर रहे थे, वही उन सब का बातें और सिया का सवाल सुनकर प्रिंसिपल का दिमाग पहले घूम चुका था, इसीलिए वह सिया की ओर दिखता है, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, इसीलिए वह कहता है अगर मिस आपने जैसा कहा वैसा है तो हम उन स्टूडेंट को रस्टिकेट कर सकते हैं और टीचर को ट्रायल के लिए भेज सकते हैं, ये पनिशमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी की। जो अधिक इतनी देर से वहां पर शांत खड़ा था वह प्रिंसिपल की ओर देखता है और कहता है प्रिंसिपल यह आप क्या बोल रहे हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद बस इतनी सी पनिशमेंट काफी नहीं है, आखिरकार उन्होंने राव परिवार के मेंबर के साथ बुरा करने का सोचा है, हम इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि इस मैटर के पीछे जो कोई भी है आप उसे जल्द से जल्द ढूंढे और पनिश करे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर सकता हूं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल को ऐसा लग रहा था उसे दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक तो चाकू से गला काट ले नहीं तो जहर पी ले, पर दोनों का एक ही रिजल्ट आने वाला था, मौत। यह सब सुनकर उसको ऐसा मन कर रहा था कि अभी के अभी इन सारे स्टूडेंट और टीचर को कहीं ले जाकर ऊंची चोटी से नीचे फेंक दे। अपने 25 साल के करियर में ऐसी सिचुएशन उन्होंने पहली बार फेस की थी। सिया एक तक अधिक को देख रही थी पर उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, ना ही चेहरे पर, वह बस एक तक उसे देख रही थी। जब दोनों की आंखें मिली तब अधिक क्या आंखों में उसे अपने लिए परवाह और प्रोटेक्ट करने वाली फील आ रही थी, पर सिया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और लैपटॉप सीधा प्रिंसिपल की ओर बढ़ा दिया और कहा मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। ये बोलकर वह वहीं बैठकर अपने एक हाथ से अपने माथे को रगड़ने लगी, वही जैसे जैसे प्रिंसिपल लैपटॉप पर दी गई डिटेल्स पढ़ रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा काला पड़ रहा था। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वह गुस्से में आकर टेबल पर रखा पेपरवेट उठाकर उस टीचर की ओर फेंक देता है, पर पेपरवेट टीचर के साइड से होकर पीछे लगी बड़ी सी पेंटिंग पर लगता है और कांच के टुकड़े पूरे केबिन में फैल जाते हैं। उनके ऐसे एक्शन से सिया को छोड़कर बाकी सब साथ में चले गए थे और अब उन्हें एक खतरे की फीलिंग आ रही थी, आसपास से सबके पसीने छूट रहे थे। फिर प्रिंसिपल कहता है टीचर वर्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे हरकतें करेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की, आपको पता है आपके इन हरकतों की वजह से मेरी पूरी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो सकता है। टीचर उन्हें नासमझी में देखने लगे, उनका चेहरा ऐसा था जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसीलिए प्रिंसिपल की ओर देखकर कह दी प्रिंसिपल सर यह आप क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ और आपको कभी मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी मिली है, आप चाहे तो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि मैं कैसी हूँ। आप कल किया है इस लड़की के लिए मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है, मैं तो सिर्फ अपने स्टूडेंट का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ, उनका परवाह करती हूँ, क्या मेरे उस प्यार का प्रवाह का मुझे ऐसा सिला मिल रहा है। वह थोड़ा ब्लैकमेल और एक्टिंग करते हुए बोली, जिसे सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, आप स्टूडेंट्स को प्यार तो बहुत करती है लेकिन सिर्फ अमीर बच्चों को, और उनके प्यार के लिए आप उन होनहार बच्चों के साथ नाइंसाफी करती हैं जो दिन रात पढ़ाई करके अपने बलबूते पर यहाँ एडमिशन लेते हैं। फिर वह लैपटॉप की स्क्रीन को टीचर की ओर घुमाता है और कहता है हमें दिख रहा है आपको स्टूडेंट से कितना प्यार है, परवाह है, उनकी करियर की कितनी चिंता है, मैं साथ देख सकता हूँ। जब टीचर ने लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था क्योंकि लैपटॉप पर दी गई इंफॉर्मेशन ही कुछ ऐसी थी। लैपटॉप पर वह सबूत थे जिससे ये साबित हो रहा था कि टीचर वर्मा अमीर बच्चों से पैसे लेकर उन्हें अच्छे ग्रेड दे दी थी, साथ ही कभी कभार वह क्लास में पढ़ रहे दूसरे बच्चों के पेपर और मार्क्स उन अमीर बच्चों को दे देते थे जिन्होंने कभी पेपर तक नहीं लिखा हो।
और इसके बदले वह अमीर बच्चों की फैमिली उन्हें बहुत कुछ गिफ्ट देती थी। इस वजह से बहुत सारे बच्चों पर नाइंसाफी हुई। वहीं इस यूनिवर्सिटी में 30% जगह उन होनहार बच्चों के लिए थे जिन्हें वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देकर स्कॉलरशिप लेनी पड़ती थी आगे की पढ़ाई के लिए। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वह 30% जगह ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व थी। टीचर वर्मा के साथ कुछ टीचर से मिलकर 29% जगह पर उन गरीब पर होशियार बच्चों की जगह अमीर बच्चों का एडमिशन करवाया था और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी रकम भी उनके परिवार से ली थी। साथ ही उसके नीचे कुछ आईडी थी जिन्होंने सिया चीप उन फोटोज को ग्रुप पर अपलोड किया था। उन आईडी इसमें से एक खादो आईडी वहां के स्टूडेंट्स की और कुछ बाहर के लोगों की थी। उनमें उन स्टूडेंट्स की भी आईडी थी जिन्होंने जानबूझकर यह सब किया था। टीचर वह सब देख रहे थे और उनकी हालत खराब हो रही थी। वही स्टूडेंट्स के आईडी में अपना नाम देखकर रिया तो डर के मारे कहां पर ही थी। उसके बाद सिया सबक इग्नोर करते हुए प्रिंसिपल की ओर दिखती है। प्रिंसिपल सर, मैं यहाँ अपने लेक्चरर्स को छोड़कर यहाँ ये तमाशा इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप जल्द से जल्द फैसला ले और मैंने आपका काम आसान कर लिया है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इन सब का रिजल्ट देखना है। उसके इतना कहने विषय प्रिंसिपल बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस यू, यह मेरे ही लापरवाही है कि आपके साथ यह सब हो, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल उन 4 लड़कियों को देखता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम लोगों ने जो किया वह बहुत गलत था। भले ही ग्रुप पर कुछ भी अपलोड हो, वह उसके पीछे की सच्चाई जाने बिना तुम किसी के भी कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते, किसी को भी यूनिवर्सिटी में बुली नहीं कर सकते, ना ही किसी स्टूडेंट को उनके काम के लिए यहाँ जज किया जाएगा, समझे। ना ही कोई उन्हें उनके बैकग्राउंड के लिए कुछ कहेगा, क्योंकि यह किसी के हाथ में नहीं होता कि वह किस तरह के बैकग्राउंड से आता है, यह उन स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं होता, समझ रहे हैं आप सब। फिर उस टीचर की ओर देखकर, मिस वर्मा, मैंने पहले तो सोचा था कि आपको एक बार निंग देखकर छोड़ दूंगा, लेकिन अब जब मुझे पता चल रहा है कि आप किस तरह की टीचर है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप जैसे टीचर को मेरे यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए, ना ही मेरी यूनिवर्सिटी को इसकी जरूरत है, इसलिए मैं आज के आज अभी यहाँ आपको रस्टिकेट करता हूँ। अरुण 4 लड़कियों को देखते हुए, और तुम सबको 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर रहा हूँ, साथ ही एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, आइंदा से अगर तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई तो तुम्हें भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर उन सभी के चेहरे लटक गए। टीचर तो रोने की हालत में आ गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ यह अचानक क्या हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, इंसल्टेड फील हो रहा था। वह प्रिंसिपल को अपना डिसीजन बदलने के लिए और माफ कर देने के लिए बहुत मिन्नतें करती है, यहाँ तक कि उनके पैर पड़ने के लिए भी तैयार होती है, पर प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता। इस वजह से उस टीचर को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। तभी उनकी नजर सामने बैठी सिया पर जाती है, जो इस वक्त भी बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी और सामने हो रहे तमाशे को एंजॉय कर रही थी। पता नहीं है उनके लिए मांग में अचानक क्या आया। उन्होंने बिना किसी की नजर में आए वहां रखे एक टूटे हुए गिलास को उठाया और वह सिया की ओर पड़ते हुए गुस्से से कहती, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अगर यहाँ नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बोलकर जैसे वह सिया पर हमला करने को हुई। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, सब शॉक में चले गए थे। अधिक तो इतना घबरा गया कि वह जल्दी से सिया की ओर बढ़ने लगा, पर उससे पहले वह सिया के पास पहुंचता एक धड़ाम की आवाज के साथ कोई नीचे गिरता है और किसी की दर्द ना सीखे उस पूरे रूम में गूंजने लगती है। सब सामने देखते हैं, अभी शांति से अपनी जगह पर बैठे हुए थे और टीचर सिया के कदमों में गिरी हुई थी, और जो कांच वह सिया पर हमला करने के लिए लाई थी वह उनके हाथ में धंसी हुई थी। सबने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा सिया के पीछे खड़ी उस ब्लैक कपड़े पहने शख्स ने ये सब पलक झपकते ही कर दिया था। जब वह टीचर सिया के करीब पहुंचे तो पीछे खड़े शख्स ने बिना एक पल गवाह सीधा टीचर के हाथ में पकड़े कांच को उन्हीं के हाथ में बसाकर एक झटके से उन्हें जमीन पर पूरा पटक दिया। वह इतनी जोर से पड़कर गई थी कि शायद उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी।
जिसकी आवाज भी सबको सुनाई दे गई थी। सिया सामने की ओर व्यक्ति है और कहते हैं जो भी सिया के साथ गलत करता है सिया उसे एक मौका भी नहीं दी थी क्योंकि कोई दूसरे मौके के लायक नहीं होता। ये बोलकर वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। जो लड़कियां पहले अपनी सजा मानने के लिए तैयार नहीं थी और सिया के बारे में कुछ बोलने ही वाली थी पर अपने सामने हो रहे इस एक्शन को देखकर एकदम शांत हो जाती है और चुपचाप अपने पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेती। वही सब कुछ खत्म होने के बाद उसे अपनी जगह से खड़ी होती है और प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहते हैं आज जितना तमाशा हुआ बस वह मुझे कल ये सब नहीं चाहिए प्रिंसिपल सर। और क्या मैं अब हाफ डे लेकर यहाँ से जा सकती हूँ क्योंकि अब मेरा सच में यहाँ रुकने का मन नहीं हो रहा। प्रिंसिपल को भी समझ आ रहा था कि सुबह से जो इतना कुछ हो रहा है अब क्या ही सिया का मन पढ़ाई में लगेगा, इसीलिए वह सिया को बोलते हैं कि तुम हाथ ठेले सकती हो। उनकी बात सुनकर सिया उन्हें थैंक यू बोलती है और पलटकर वहां से निकल जाती। उसके पीछे खड़ा शख्स जल्दी से लैपटॉप उठाता है और बिना किसी की ओर देखे कमरे से बाहर की ओर जाने लगता है पर जाते वक्त भी उसने जानबूझकर अपना पैर टीचर के उस हाथ पर रख दिया था जिसमें कांच दसी हुई थी। उसके ऐसा करते हैं वह टीचर दर्द से तड़प उठती है पर किसी को उन पर कोई रहम नहीं आ रहा था पर सबको अब सिया से डर लगने लगा था। सिया को बाहर जाता देख अधिक भी उसके पीछे चला जाता है। उससे यह बात तो समझ आ गई थी कि सिया अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। शायद उनके बीच में कभी कुछ ठीक नहीं होगा पर वह फिर भी पता नहीं क्यों या की परवाह करने से खुद को अब रोक नहीं पा रहा था और बिना कुछ सोचे वह सिया के पीछे चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे सिया कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर वह मेन एंट्रेंस की ओर जाता है क्योंकि सिया कहीं भी क्यों ना जाए अगर उसे यहाँ से बाहर जाना है तो वह जरूर यहाँ आएगी। यह सोचकर ही वहाँ वह रुक जाता है। थोड़ी देर बाद उसे सिया आती हुई दिखती है जिसके हाथ में उसका बैग था। सिया को आधारित उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वह सिया से बात करने के लिए आगे बढ़ता है पर सिया उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वह गेट पर खड़ा वॉचमैन है। उसके साथ वह काले कपड़े पहना हुआ शख्स अब वहां नहीं था। वह ऐसे गायब था जैसे वो कभी आया ही नहीं था। ये देखकर अधिक को थोड़ा अजीब लगा था। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कर पीछे भागकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पुष्कर सामने आकर खड़ा देख कर दिया उसे देखने लगती है तो अधिक कहता है तुमने मुझे मदद क्यों करनी नहीं दी, मैं ये सब हैंडल कर सकता था ना। सिया उसको देखते हैं और कहते हैं और आप क्यों मेरी मदद करेंगी और मैं क्यों आपकी की गई इस मेहरबानी को एक्सेप्ट करूंगी, ऐसा आपको लगता है? आखिर इसके पीछे कोई भी वजह नहीं है। जिसे सुनकर अधिक कहता है इसके लिए वजह की जरूरत नहीं है, बहन हो तुम मेरी, तुम्हें प्रोडक्ट करना काम है मेरा, इतना तो मैं कर ही सकता ना। ये बोलते हुए उसकी आवाज अचानक धीरे धीरे कम हो गई थी क्योंकि सिया के चेहरे पर एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसे थे। अचानक हंसने लग गई थी और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता था कि राव परिवार के बेटे इतने मजाकिया होंगे। कौन सी बहन, कौन सा भाई, किसका भाई, जब पूरे परिवार को एक ही बीमारी है। उसकी बात सुनकर अधिक कुछ सोचता है और उसका हाथ पकड़कर वही एक गार्डन की ओर ले जाने लगता है कि या तो पहले उसे रोकने के लिए ट्राई करती है पर अधिक नहीं मानता और उसे जबरदस्ती वहां ले जाता है पर एक बेंच पर बैठता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता। सिया उठकर जाने कोई तो उसने उसके हाथों को पकड़कर वापस उसे वहीं बैठा लिया और सामने देखते हुए बोला मुझे पता है तुम नहीं मानते हमें अपना और इसमें गलती भी तुम्हारी नहीं है, हमारी ही गलती है, पर क्या तुम एक मौका नहीं दे सकते गलती सुधारने का? इस पर सिया कुछ नहीं कहते। तुम्हें पता है तुम बहुत बदल गई हो, शायद मिस्टर बजाज के संगति का असर है कि मुझे कभी कभी ना तुम में उनके जैसी वाइब आती है। फिर कुछ सोचकर यूं ही सिया का हाथ पकड़कर सामने देखते हुए कहता है पर तुम भी समझो ना, हम बचपन से जब से माँ और पापा रागिनी को अपने साथ लेकर आए थे तब से उसे अपनी बहन माना था, उसे सर आंखों पर बिठाया था, उसे बहुत प्यार किया था। लेकिन अचानक एक दिन हमें पता चलता है कि जिसे हम इतना प्यार करते हैं, इतना पलकों पर बिठाते हैं, उसकी हर एक मांग उसके मांगने से पहले पूरी करते हैं, वह तो हमारी असली प्यार है ही नहीं, हमारी असली बहन को जब वह पैदा हुई थी तब गलती से किसी और बच्चे के साथ बदल दिया गया था। बहुत प्यार करता है क्योंकि परिवार ही हमारा सब कुछ होता है।
चाहे वो किसी भी मामले में क्यों ना हो, मुसीबत के समय परिवार साथ खड़ा होता है, खुशी में शामिल होता है, दुखों में संभाल लेता है, तो कोई अपने परिवार से क्यों ना प्यार करे। उसका जवाब सुनकर सिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, सच कहा तुमने, पर यह चीज है बस कुछ लोगों के लिए होती है, सभी के लिए नहीं। जैसे तुम कह रही हो, मेरी सोच भी बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल। परचा मैंने देखा ना कि परिवार क्या होता है, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो। सभी के नसीब में वो परिवार नहीं होता जो मैं हमेशा सोचा करते हैं। एक झटके से तुम सब ने मुझे अपने सपनों की दुनिया से उठाया और हकीकत से रूबरू कराया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखती है और बड़े ही शांत लहजा वे कहते हैं, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कैसे हूँ, जहाँ हूँ, जिस हालत में, मुझे वैसे रहने दो। मुझे जरूरत नहीं है मदद की तैयारी, और मुझे ये सब जो तुम कर रही हो ना, वो साफ दिख रहा है। तुम्हें बस थोड़ा गिल्ट है, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। और प्लीज ये सब करना बंद करो, गिल्टी फील करना भी बंद करो, क्योंकि मैं सब कुछ पहले ही पीछे छोड़ चुकी हूँ। खुद चीजें हैं जो समझ आ गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने उसे अपनाया है। इसीलिए तुम और तुम्हारा परिवार प्लीज अब इस बारे में सोचना छोड़ दो। जैसे तुम पहले जीते आए थे वैसे जियो, और मुझे भी मेरे मुताबिक जीने दो। और प्लीज अपने फैमिली को बोल दो कि मैं वापस नहीं आऊंगी, इसीलिए आप सब जैसे पहले जीते थे वैसे ही जिंदगी जिए। मुझे पता है कि तुम सब मुझे वापस क्यों लाना चाहते हो, दादाजी की वजह से ना। एक काम करते हैं, मैं दादाजी से इस बारे में बात करता हूँ। तुम्हें और बाकी सबको इस मामले को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से कभी मुलाकात ना हो। और गलती से हो गई, एक दूसरे के सामने आ गए तो ऐसे रहेंगे जैसे दो अजनबी मिल रहे हैं, ठीक कुछ समय पहले जो हम थे उसी तरह। इसीलिए ये सब करना बंद कर दो, मैं थक चुकी हूँ इन सब से। मेरे पास और भी बहुत सी चीज है करने के लिए, सोचने के लिए। मैं बार बार इन सब में उलझना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज मेरी तरफ से यह बात सबको समझा दो। फिर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। फिर सिया सामने देखते हैं जहां पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। उसे देखकर सिया के आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। फिर वो अपनी जगह से उठती है, अपना बैग लेती है और कहती है, आशा करते हो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ यह आखिरी मुलाकात हो। फिर अपनी आंखों में ठंडक लेकर उसकी ओर देखकर धमकी भरे लहजे में कहती है, क्योंकि अब तक जो हुआ मैंने बहुत आसानी से छोड़ दिया था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगली बार अगर तुम्हारे परिवार में से कोई भी मुझसे उलझने के लिए आया तो मैं तुम सबको बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगी। अब तक सभी चीजें मैंने यूं ही जाने दिया, आज्ञा नहीं। और रही बात दूसरा मौका देने की, तो मैं पहला मौका भी कभी नहीं देती, और सिया की एक आदत है, वो एक गलती दोबारा कभी नहीं करते। ये बोलकर वो मुड़कर वहां से चली जाती हैं। रोड क्रॉस करके वह सीधा कर कार में बैठ जाते हैं। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा हो। तार के अंदर मानव बैठा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस सिया को देख रहा था। सिया अंदर आकर उसके बगल में बैठती है। दरवाजा बंद करके सिया के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी शुरू करता है और गाड़ी वहां से निकल जाते हैं। मानव अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, आज कॉलेज में क्या हुआ था? जिस पर सिया अपने बैग से मोबाइल निकालते हुए बहुत ही अलसाई हुई आवाज में कहती है, कुछ नहीं, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे, तुम चिंता मत करो, सब क्लियर हो गया है। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई है। मानव उसकी ओर देखकर कहता है, मेरी मदद की जरूरत है तुम्हें। जिस पर सिया अपना मोबाइल चलाते हुए कहती है, नहीं। फिर मानव की ओर देखकर कहती है, खडूस, तुमने क्या मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? भरोसा करो, जितना मैं देखती हूँ उतनी कमजोर नहीं हूँ। और तुमने सिखाया है ना, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करने के बारे में सोचे भी तो उसे इस तरह तक लाकर देना चाहिए कि वो कभी खुद कुछ करने के लायक ना बचे। तो बस तुम्हारी स्टूडेंट है, तुम्हारी कही गई बातें सुनी और वही किया। उसकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों मारा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, और सिया जो मोबाइल देखते हुए उससे बात कर रही थी, जब उसने मानव के चेहरे पर वह मुस्कुराहट देखी तो उसका मुंह खुला का खुला और आखिरी बड़े बड़े हो गए। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और उसके गालों पर अपना हाथ रखे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू डार्लिंग।
उसकी बातें और टच से सिया वापस होश में आती है और खुश होते हुए कहती है, मुझे पता है खड़ूस मैं बहुत अच्छी हूँ पर तुम्हारे साथ रहकर स्ट्रांग भी। तभी मानव कुछ सोचते हुए अपने जेब से एक चॉकलेट निकाल कर दिया कि और बढ़ा देता है। सिया चॉकलेट देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाती है और चॉकलेट लेकर मानव को गले लगा लेती है। ये चॉकलेट कोई नॉर्मल चॉकलेट नहीं थी। जब से उन्होंने किया को सेल्फ डिफेंस पढ़ाई और दूसरी चीज सिखाना शुरू किया था, जबकि वो कुछ बहुत अच्छा करती या सिखाई हुई चीज बहुत अच्छे से याद करती थी, तब माना उसे एक चॉकलेट दिया करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सिया चॉकलेट लेकर उसका रैपर निकालते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, इसीलिए ये बोलकर चॉकलेट का एक बाइट लेते हुए आगे से मुझे ऐसे बच्चों जैसे ट्रीट मत करना। वो बोल तो रही थी कि मैं छोटे बच्चे नहीं हूँ पर उसकी हरकतें छोटी बच्ची से कम नहीं थी और मानो ये सब देख सकता था। वह ना में अपना सर ही लाता है और अपने मोबाइल पर कुछ चेक करने लगता है। मोबाइल पर आ रहे मैसेजेस को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आते हैं जो जल्द ही वो छुपा लेता है और सिया को देखता है। सिया भी मोबाइल यूज करते हुए उससे बातें कर रहे थे और वो बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था। वही कार चला रहा ड्राइवर मानव का बहुत पुराना और भरोसेमंद ड्राइवर था। ऐसे कह सकते हैं कि उसने मानव को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। मानव का ये रूप सबसे अलग था क्योंकि जब से मानव ने अपने माँ पापा को खोया था तब से वो एक अलग ही इंसान बन गया था। पर जब से उनकी एक छोटी मैडम उनके जिंदगी में आए थे, उन्हें एक आशा मिल गए थे सब कुछ पहले जैसे होने की। वही प्रिंसिपल बहुत होशियार आदमी था। उसने तुरंत अपना अकाउंट यूज करके पूरे चैट ग्रुप पर सिया की फैली हुई सारी झूठी तस्वीरें डिलीट करवा दी। साथ ही उसने सिया को लेकर एक क्लैरिफिकेशन भी डाला कि यह सभी झूठे पाए हैं जो किसी ने जानबूझकर डाली थी और यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने सिया ने दिए हुए भी साथ में डाल दिए थे जिसकी वजह से किसी स्टूडेंट को यह ना लगे कि सिया ने अपने पहचान के बदौलत पर ये सब किया है। इसी के साथ प्रिंसिपल ने और दूसरी भी चीज है इसमें ऐड करती थी जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स को ये समझने में देर नहीं लगी कि यह सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो स्टूडेंट सिया के बारे में सुबह तक उल्टी सीधी बातें कर रहे थे उसे बस कुछ फोटोज देखकर जज कर रहे थे, अभी वही स्टूडेंट सिया के लिए खड़े हो गए थे, उसकी तरफ से बातें कर रहे थे। सभी अभी सिया के बारे में बात कर रहे थे। कोई या की तारीफ कर रहा था तो कोई किया की खूबसूरती के बारे में बात कर रहा था। पर कुल मिलाकर बात ये थी कि पूरी कॉलेज की साइड ग्रुप पर बस सिया छाई हुई था और इन सबसे बेखबर हमारी सिया कार में बब्ब करके मानव का सर खा रही थी। चैप्टर 48 अधिक के सवाल। अधिक सिया के जाने के बाद काफी देर तक वहां बैठा रहा और सिया के कहे गए हर एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। काफी देर बाद बैठने के बाद वह खुद सोचकर अपनी जगह से उठता है, दूर खड़ी अपनी कार में जाकर बैठता है और पूरी रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। करीब 2 घंटे लगातार फुल स्पीड में ड्राइविंग करने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचता है और थोड़ा आगे जाने पर वहां पर एक छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। वो वहां आकर अपनी कार रोकता है और कार से उतरकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। दोपहर का समय था, वहां पर पूरी तरह से शांति पसरी हुई। अधिक अपने कमरे में जाता है, अपना खून निकाल कर एक तरफ सकता है, अपनी जूती यहाँ वहां सकता है, टाइम निकाल कर वह सोफे पर सकता है और सीधा एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठकर लेट जाता है और 1 बजे तक ऊपर छत को देखने लगता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है उसे सिया का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आता है जो अपनी आंखों में बेशुमार प्यार उम्मीद लेकर उसे भाई कहकर बुला रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट और उसके हाथों में कुछ था। अधिक आरती बंदरिया के सर पर हाथ रखने वाला था, अचानक से भी इसे बदलने लगती है और उस हंसती मुस्कुराती सिया के जगह पर रोती हुई या कहीं चेहरा था, कोई उसे मार रहा था और सिया रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, पर सामने खड़े इंसान को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वह रोते हुए भी अपने भाइयों को, माँ को, पापा को बुला रही थी और बिलक तिलक कर रो रही थी।
अचानक से अधिक अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। अब तक वो पूरी तरीके से पसीने से नहा चुका था। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ता है और अभी जो उसने देखा उस बारे में सोचने लगता है। पता नहीं क्यों कर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ गया था, बेचैनी हो रही थी उसे। जब वो अपनी नजर आसपास घूम आता है तब चौंक जाता है, क्योंकि सामने उसका बड़ा भाई राम और छोटा भाई नक्श बैठे हुए थे सोफे पर और उसे ही देख रहे थे। उसके अचानक ऐसे चौक पर जाने पर दोनों का ध्यान उस पर जो राम उसके पास आकर उसे देखता है। तब तक नक्श उसके लिए एक ग्लास में पानी लाकर उसके सामने कर देता है। अधिक जल्दी से पानी का गिलास पकड़कर उसे एक घूंट में खत्म करता है और ग्लास भी टेबल पर रखता है। उसके बगल में बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए चाहता है, क्या हुआ है? नक्श में खोजता, हाँ भाई क्या हुआ है? हम आपको कब से कॉल कर रहे थे पर आप हमारा कोई कॉल उठा भी नहीं रहे थे, ना ही हमें कुछ मैसेज किया। हमें बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए आपकी लोकेशन ढूंढकर हम यहाँ पहुँचे। और जब हम यहाँ पहुँचे तब आप यहाँ सो रहे थे और नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे और अब अचानक ऐसे उठकर बैठ गए। सब कुछ है ना भाई, क्या कुछ हुआ है? अधिक उन दोनों की ओर देखकर कहते हैं, क्या हमने गलत किया उसके साथ इतने बुरे दिन से? आज हमारी जरूरत नहीं है। अबे अपना भाई नहीं मानते हम, उसकी कुछ नहीं है क्या? हम कभी भी उसके मुंह से भाई नहीं सुन सकते क्या? उसकी ठंडी खाली आंखों में हम वो पहले वाला प्यार नहीं देख सकते? वो अपना तो नहीं देख सकते क्या आप? हम कभी बोलते बोलते हुए चुप हो जाता है। उसके सवाल सुनकर और बातें सुनकर राम समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। नक्श को भी अंदाजा लग गया था कि उसका भाई किस बारे में बात कर रहा है। नक्श भले ही एक बेफिक्र इंसान हूँ जिसे किसी चीज की चिंता ना हो, पर उसे अपनी फैमिली और भाइयों के वो कुछ भी कर सकता था। राम उसकी ओर देखता है और उसे पूछता है, क्या हुआ है? तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिस पर अधिक उन्हें सुबह स्कूल भी हुए सारी बातें और गार्डन में हुई सिया के साथ बातें उन्हें बता देता है। जिस पर नक्श भड़कते हुए कहता है, भाई आपकी क्या जरूरत है उसमें छड़ी लड़की की मदद करने के लिए जाने की? देखा ना आपने वह कैसी है, आप उसकी मदद करने के लिए वहां पर थी, पर उसने क्या किया? आपकी इंसल्ट की। अगर वो बोल रही है कि उसे हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, तो फिर आपको इतना क्यों इफेक्ट हो रहा है? वैसे भी हम उसे जानते ही कितना है, उसके साथ रहे ही कितना है, जो उसके लिए इतना अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ वो सब कुछ बस हमारी अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वो कभी नहीं बदल सकती, वो बस नाटक कर रही है। आप अब भूल गए उसने प्रिंसेस के साथ क्या किया था? उसकी वजह से प्रिंसेस कितनी डर गई थी, कितना रोई थी। उसकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों पर अधिक गुस्सा आ जाता है और वो लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, वो बहन है हमारी, तुम मानो ना मानो खून का रिश्ता है हमारा, समझे तुम? और वो नाटक नहीं कर रही, वो सच में हम सबसे दूर चली गई है, बहुत दूर। और उसके ऐसे बनने की वजह भी हम सब है। तुम यह मत भूलो कि हमारी गलतियों की वजह से आज वह ऐसा बन गई है। हमारी गलतियों की वजह से वह हमारे साथ अब इस तरह का बिहेव कर रही है, क्योंकि यही हमने उसके साथ किया था। उनकी बातें सुनकर नक्शा चुप हो जाता है। अधिक अपनी जगह से खड़ा होता है और खिड़की के पास चला जाता है। वो बहुत गुस्से में था और वह अपना गुस्सा अपने भाइयों पर नहीं उतारना चाहता था, इसीलिए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद बाहर चल रही ठंडी हवाएं कर रही थी। राम को देखकर आंखों से शांत रहने का इशारा करता है और अधिक की ओर देखकर कहता है, तो सही कह रहे हो कि खून का रिश्ता है हमारा, पर प्रिंसेस का क्या? वो बचपन से हमारे साथ रही है, अब उसके लिए प्रिंसेस स्कूल नहीं जाने दे सकते ना? और एक बात यह शायद सबके लिए ठीक है, ठीक हो और हम अलग रहे, वो हमारे साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाएगी। जो मुस्कुराहट मैंने उसे मिस्टर बजाज के साथ रहते हुए देखा है ना, वो कभी हमारे लिए हुआ करती थी, पर वो अब नहीं है और हम उसको जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। वही उसकी बात सुनकर अधिक आंखें बंद कर उस सपने के बारे में सोचता है और फिर आसमान की ओर देखकर कहता है, यही तुम समझ नहीं आ रहा ना भाई, उन कुछ समय में ऐसा क्या हो गया कि जो सिया हमेशा प्यार के लिए अपने पद के लिए हमारे आसपास घुमा कर दी थी, अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लेकर हमें भाई के घर बुला दी थी, हमें अपना परिवार मानती थी, वो अचानक ऐसी कैसी हो गई?
इंसान यूं ही नहीं बदलता भाई, मुझे लगता है ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जिससे हम अनजान हैं और उसी की वजह से आज वो ऐसी है। वरना आप भी जानते हो, जब वो पहली बार दादाजी के साथ घर आई थी तब वो कैसी थी और आज वो कैसी है। इतना बड़ा चेंज यूं ही किसी ने नहीं होता, आप ही सोचो ना भाई। चलो नाम का और उनका ही रिश्ता सही पर था, पर अब हम पर भरोसा नहीं करती, वो उस अनजान शख्स पर भरोसा करती है जिससे वो बस कुछ समय पहले मिली है। ऐसा क्यों वो हमें छोड़कर उसे चुनती है? ऐसा क्यों? कुछ तो हुआ है जिससे हम अनजान हैं। फिर राम की ओर देखकर, भाई आपने उस बारे में पता लगाया आखिर तक उसके साथ हुआ क्या था? जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था कुछ पता चला आपको? उसकी बातें सुनकर ग्राम, जो किसी सोच में डूबा था, उसके सवालों से अपने सेंस में वापस आया और उसकी ओर देखते हुए कहता है, मिस्टर बजाज, केपीए के बोलने के अंदाज है, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, इसीलिए मैंने उस हॉस्पिटल में या के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। पर नक्श बीच में पूछता है, लेकिन क्या भाई? जिस पर राम कहता है, बहुत अजीब बात है, वहाँ पर सिया का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने बाकी जगह पर भी बहुत पूछताछ की, छानबीन की, पर उसके मुताबिक सिया नाम की कोई भी लड़की वहाँ कभी एडमिट ही नहीं हुई थी। उसकी बात सुनकर नक्श लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे सामने ही तो हॉस्पिटल वाले उसे लेकर चले गए थे ना। उनकी बातें सुनकर अब अधिक को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने लगभग अपना हाथ वहां बने एक पेंटिंग पर दे मारा, जिस वजह से फ्रेम टूट गया और कांच उसके हाथ में लग गई और वहां से हल्का हल्का खून निकलने लगा। वो कहता है, सब हमारी गलती है, सब बस एक बार उस नौकरानी के कहने की वजह से हमें उसे दूर नहीं भेजना चाहिए था। सब कुछ वहां से शुरू हुआ है, सारे फसाद की जड़ ही वहां से है। हमने एक बार भी उसे बोलने का मौका नहीं दिया, उसे पूछा नहीं, बस उस पर इल्जाम लगाया और बस किसी एक के बोलने पर सीधा उसे हॉस्पिटल तक भेज दिया। ये बोलकर वो लगातार दीवार पर पंच मारते हुए बोलता है, इसी के लायक हैं हम। वो एकदम सही बोल रही थी, इसी के लायक हैं हम। वही उसकी ऐसी हरकत देखकर राम और नक्श जल्दी से उसकी ओर पड़ते हैं, उसे ये सब करने से रोकते हैं। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अधिक इतना क्यों सोच रहा है, ऐसा क्या हो गया है। चैप्टर 49। काफी देर तक अधिक का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए उसके दोनों भाई राम और नक्शा उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं। उनके वहां पर आने पर और बार बार पूछने पर वो अपनी उलझन उनके सामने खुलकर बताता है। उसकी बातें सुनकर, सवाल सुनकर वो सभी भी सिया के बारे में सोचते हुए उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे इतना बदलने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए राम यह अपने मन में तय करता है कि इसके पीछे जो भी वजह है वह उसे ढूंढ कर रहेगा। तीनों भाई आज रात वहीं रहने का तय करते हैं और घर पर फोन करके बता देते हैं। उनकी इस बात से घर पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी ज्यादा पूछा नहीं। दूसरी तरफ मानव सिया को लेकर घर पहुंच गया था। घर पहुंचते सिया जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है, अपने कंफर्टेबल घर में पहने जाने वाले कपड़े पहनती है और नीचे आ जाती है। जब वो नहीं चाहती है तब उसे पता चलता है कि मानव किसी अर्जेंट मीटिंग में अपने स्टूडेंट रूम में बैठा हुआ है और फॉरेन के क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा है। इसीलिए सिया उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती और सीधा किचन की ओर चली जाती है। किचन में जाकर देखती है कि लीला जी और कुछ सर्वेंट मिलकर वहां की साफ सफाई और रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर सिया अंदर आती है और वही किचन स्लैब पर बैठ जाती है और वहां बैठकर मानव ने दी हुई चॉकलेट जो थोड़ी बच गई थी वो खाते हुए सभी से बातें करती है। सभी सर्विस को इन सब की आदत थी, इसीलिए वह भी सिया के साथ बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए अपना काम कर रहे थे। आशिया भी मस्त उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। राव मैंशन में रागिनी का कमरा इस वक्त, पूरे कमरे की हालत बहुत खराब थी। हर जगह सामान टूटा फूटा नीचे गिरा हुआ था, ऐसे लग रहा था पूरे रूम में कोई तूफान आकर गया। और वही बेड पर रागिनी गुस्से में बैठे कुछ बड़बड़ा रही थी। हमेशा चांद सुंदर एलिफेंट दिखने वाली रागिनी आज बहुत अलग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर बहुत गंदे एक्सप्रेशंस थे और वो किसी साइको की तरह अपने आप में बातें कर रही थी।
दरअसल कुछ समय पहले जिस आदमी को उसने सिया के खिलाफ ये सब करने के लिए कहा था उसी का कॉल आया था और उसने यूनिवर्सिटी में आज जो हुआ और सिया ने जो किया ये सब उसे बता दिया था, जिसे सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आया और उसके इस गुस्से को बढ़ावा मिला जब उसे पता चला कि अधिक उसकी मदद करना चाहता था और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, सिया जब जा रही थी तब अधिक उसके साथ बात करने के लिए उसे जबरदस्ती गार्डन ले गया था। हालांकि उसे यह नहीं पता चला कि दोनों में क्या बातें हुई, पर बातें काफी देर तक हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ बोल रहे थे, सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत अलग इमोशंस थे। जब रागिनी ने ये सब सुना तो अचानक उसे बेचैनी होने लगी, डर लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही तीनों भाइयों का रिश्ता सिया के साथ ठीक हो जाएगा और सिया को ज्यादा देर नहीं लगेगी वापस यहाँ आकर उसकी जगह लेने में। जब सिया वापस आएगी और उसे उसकी जगह जबरदस्ती रागिनी को देनी पड़ेगी तो उसके बाद उसका क्या होगा। उसकी पूरी जिंदगी की यही शुरू होती थी और यही खत्म होती थी। अगर उसके पास से उसका राव परिवार का इकलौती बेटी होने का टैग चला गया तो उसके पास क्या ही रह जाएगा, क्योंकि आज जो भी थी उसके पास जो दोस्त है, जो लाइफस्टाइल वही रही थी जहां वो पढ़ रही थी, जो इंडस्ट्री में वह काम कर रही थी ना, उसका सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह राव परिवार की प्रिंसेस थी। अगर लोगों को पता चल गया कि राव परिवार की असली बेटी कोई और है और सालों से रागिनी उसकी जगह पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है तो लोगों का उसके लिए नजरिया बदल जाएगा। जो लोग उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह धूम खिलाते हुए घूमते थे वो उसे नीचा दिखाएंगे, उसका सब कुछ चला जाएगा। ये लग्जरियस लाइफ थे, ये पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ, और वो वैसा नहीं होना देना चाहते थे। जब उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने पूरे कमरे में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी थी। जब बाहर काम कर रही सर्वेंट्स ने अंदर से आ रही आवाज सुनी तो तुरंत जाकर मिसेस राव को इस बारे में बताया। सर्वेंट की बात सुनकर मैसेज डाल परेशान हो जाती है और भागीदार रागिनी के कमरे के पास आती है, उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, पर रागिनी उनकी एक बात नहीं सुनती, ना ही दरवाजा खोल दिया। इसीलिए आखिर में डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलती है और जब कमरे की हालत और रागिनी की हालत दिखती है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। साथ ही उनके पीछे आ रहे सर्वेंट का भी यही हाल था। वो जल्दी से अंदर जाते हैं और रागिनी को इस बारे में पूछते हैं। वो परेशान हो गई थी, उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी रागिनी की ऐसी हालत देखकर। रागिनी जब देखती है कि उसकी माँ आ गई है और पूरे कमरे को और उसकी हालत को देखकर परेशान हो रही है, तब उसे गलती का एहसास होता है और वो एक पलक झपकते ही अपनी आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर उनकी ओर देखने लगती है। उसके आंसू देखकर पहले तो मिसेस राव परेशान होती है, फिर उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाती है और उसे अपने कमरे में ले जाते हुए सर्वेंट को कमरा साफ करने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। कमरे में आकर वह रागिनी को इसके पीछे का कारण पूछने तो रागिनी आधी अधूरी अपने मतलब की बातें मिसेस राव को मसाला लगाकर बताती है। वही मिसेस राव को जब पता चलता है कि उनका बेटा उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा था और उस लड़की ने उसकी मदद ना लेकर उसकी इंसल्ट की थी, जैसे जैसे वो ये सब सोच रही थी वैसे वैसे उनका सिया के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन देखकर रागिनी को थोड़ा सुकून मिला। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बाजी अभी भी पूरी उसके हाथ में है और वह आगे से और अच्छे से प्लानिंग करेगी जिससे वो उस घटिया लड़की को कभी अपनी जगह तक ना पहुंचने दे। लेने की तो बात बहुत दूर की है। वो मिसेस राव को गले लगा कर बैठ जाती है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत पागलों वाले एक्सप्रेशंस थे जो कोई भी नहीं देख पा रहा था और यह भी पता नहीं चल रहा था कि उसकी उल्टी खोपड़ी में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है।